हे फ्रेंड्स, हे बिजनेसमैन, स्वागत है आपका एमबीए कोर्स के दूसरे पार्ट में। हमने पहले पार्ट में वैल्यू क्रिएशन की बात की थी कि क्या वैल्यू क्रिएशन है और कैसे आप वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। हमने बहुत से ऐसे टर्म्स के बारे में बात की थी। अगर आपने वो पहला वीडियो नहीं देखा ना, तो पहले उसको देखो फिर यहाँ पे आओ, वरना वैल्यू क्रिएशन की वीडियो में आपको कोई भी वैल्यू नहीं मिलने वाली है। इसलिए पहला वीडियो ज़रूर चेकआउट करें। और आज हमारा दूसरा वीडियो का पार्ट है जिसमें हम वैल्यू क्रिएशन के बारे में कंटिन्यू करेंगे बात, और इसमें मैं बताऊंगा कि आप किस किस तरीके से वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, कौन कौन से बिजनेस है जिससे आप वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं कस्टमर की लाइफ में, और उस वैल्यू क्रिएशन को हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं कि हाँ एक्चुअली में आपका बिजनेस वैल्यूएबल कस्टमर के लिए है भी या नहीं। इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहे वो 12 तरीके जिनसे आप कस्टमर की लाइफ में वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। प्रोडक्ट, सर्विस, शेयर्ड रिसोर्स, सब्सक्रिप्शन, रीसेल, लीज, एजेंसी, ऑडियंस एग्रीगेशन, लोन, ऑप्शंस, इंश्योरेंस एंड कैपिटल। चलिए थोड़ा बहुत मैं इनके बारे में एक एक करके बता देता हूँ, और इनके क्या नुकसान क्या फ़ायदे हैं ये भी मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। सबसे पहला है प्रोडक्ट। कोई भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे ये डस्टर है, मार्कर है, तो कोई भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं जो आप कस्टमर को सेल करते हैं, तो वो एक तरह से आप वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रोडक्ट अगर बनाते हैं तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपको हमेशा इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी। अगर सेल आउट नहीं भी होता है तब भी आपको इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी, क्योंकि कस्टमर के ऑर्डर कभी भी आ सकते हैं, और एक बार कस्टमर का ऑर्डर आ गया तो आपको उसको भेजना ही पड़ेगा। इसलिए आपको इन्वेंट्री इसकी प्रॉपर रखनी पड़ेगी। नंबर ऑफ आइटम्स हमेशा आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। और इसकी अच्छी सबसे बात ये है कि इनको रिप्रोड्यूस करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। एक बार ऑलरेडी आपने डिज़ाइन कर दिया, अब कुछ मशीनरी के साथ या कुछ लोगों की हेल्प से आप उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये मार्कर को एक बार डिज़ाइन किया गया है, इसको फैक्ट्रीज में रिप्रोड्यूस जितने मर्जी कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ वैल्यू है सर्विस। सर्विस ऐसी जिसमें आप कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते बल्कि अपने आप को बेचते हो। कोई आपके अंदर स्किल है, बस आप दूसरों के लिए काम करना शुरू कर दो। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपको हमेशा ये पीपल डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। इसको स्केल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको लोग ढूंढने पड़ेंगे जो आपके लिए काम करें। और फ़ायदा इसका ये है कि आप अकेले भी अगर रहोगे तो आप काम कर सकते हो। लाइक आपको अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आती है तो आप अकेले भी कोडिंग करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। नेक्स्ट इज शेयर्ड रिसोर्सेज। आपके पास अगर मान लो कोई आइटम है जो किसी और के पास नहीं है, तो उसको आप शेयर कर सकते हो दूसरों के साथ, और पर हावर चार्जेस कर सकते हो। जैसे जिम है, अम्यूज़मेंट पार्क्स हैं, या मैंने अभी आरओ लगवाया हुआ है वो भी रेंट पे ही है। अब तो बहुत सारे ऐसे हैं कि एसीज भी रेंट पे मिल जाते हैं। तो अगर ऐसा है तो आप ये बिज़नेस शुरू कर सकते हो। इनकी एक दिक्कत ये है कि आपको मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपका अगर रिसोर्स किसी ने ऑक्यूपाई किया है, वो टाइम से रिलीज़ कर दे, तभी आप अगले कस्टमर को दे पाएंगे। नेक्स्ट वी हैव सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा तरीका है कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करने का। मान लो आपके पास जिम है, जिम के इक्विपमेंट है, तो इंस्टेड कि आप एक बार रेंट पे दें, कुछ दिन के लिए रेंट पे दें या घंटों के हिसाब से रेंट पे दें, आप उसको सब्सक्रिप्शन बेस करें, मंथली चार्जेस करें, एनुअल चार्जेस करें। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपके रिलेशनशिप कस्टमर के साथ है और स्ट्रॉन्ग बनते हैं। आप सिर्फ मंथली के लिए नहीं बल्कि कोशिश करें लंबे टाइम तक सब्सक्रिप्शन देने के लिए, उसको ऑफ़र भी देने की कोशिश करें, ताकि आपको मौका मिल जाए कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाने का। और अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन बेस भी आप कंसीडर ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट इज रीसेल। आज देखा जाए तो ऑलमोस्ट हर कोई रीसेल कर रहा है। कोई होलसेलर से उठाया प्रोडक्ट और कस्टमर को प्रोवाइड कर दिया। इसको अच्छे से चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपका होलसेलर के साथ रिलेशनशिप, ताकि वो जब भी आपको ज़रूरत पड़े, जब भी कोई ऑर्डर करता है कस्टमर, तो सही टाइम पे होलसेलर आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर पाए। अदरवाइज आपके रिलेशनशिप कस्टमर के साथ ख़राब होने लग जाएंगे। नेक्स्ट वैल्यू इज लीज। कोई आपके पास एसेट है, उसको रेंट पे देना। कोई आपके पास ऑफिस है, कोई आपने घर लिया हुआ है, उसको रेंट पे देना। इस बिज़नेस में आने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आप अपने जो रेंट का प्राइस है इतना रखें कि जल्दी जल्दी आपका जो टोटल एसेट का प्राइस है वो जल्दी निकल आए। और अपने प्लान में मेंटेनेंस को कॉस्ट भी रखें।
ऑफिस मेंटेनेंस, घर की मेंटेनेंस, इनमें सालाना आपको कुछ ना कुछ पैसा लगने वाला है, उसको भी कंसीडर करें, तब जाके अपने रेंट का जो प्राइस है वो सेट करें। नेक्स्ट इज एजेंसीज। बायर और सेलर दोनों को कनेक्ट करना एजेंट का काम होता है। जैसे कि प्रॉपर्टी एजेंट होते हैं हमारे पास, मार्केटिंग एजेंट होते हैं, जॉब के एजेंट होते हैं। इनमें आपकी कमीशन अच्छी खासी होनी चाहिए लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करने के लिए। कस्टमर को हर चीज़ की नॉलेज नहीं होती है, उसको नहीं पता कि कोई पर्टिकुलर आइटम मैं अगर सेलर से बाय करता हूँ तो वो मुझे सही मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस नॉलेज का, अपनी नॉलेज का आप फ़ायदा उठा सकते हैं और कस्टमर के लिए एक ब्रिज बना सकते हैं। आप कस्टमर और सेलर के बीच में एक इंटरमीडिएट का काम करके अपना बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव ऑडियंस एग्रीगेशन। अगर आपके पास इनफ नंबर ऑफ ऑडियंस है तो आप दूसरे के प्रोडक्ट या दूसरों की एडवर्टीजमेंट करके अच्छा खासा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। आजकल ऑलमोस्ट सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे यही काम चल रहा है। अच्छी खासी ऑडियंस बन जाती है तो उनको स्पॉन्सरशिप मिलती है। ये आप ऑनलाइन भी क्रिएट कर सकते हैं या ऑफलाइन भी बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। मायने इसमें रखता है कि आपके पास कितनी लॉयल ऑडियंस है। नेक्स्ट इज लोन। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो दूसरों की ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, आप उनको लोन दे सकते हैं और अपना बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। लोन में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि कस्टमर जो आपका क्लाइंट्स हैं उनके पास असेट्स होने ज़रूरी हैं। अगर बाय चांस आपका पैसा मर भी जाता है तो एटलीस्ट उनके असेट का यूज़ करके आप अपना जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कर पाएँ। नेक्स्ट वी हैव ऑप्शंस। आप सोच रहे होंगे कि ये किस बला का नाम है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इमीडिएट परचेस नहीं करते, वो सोचते हैं कि इसको बाद में हम परचेस करेंगे कोई भी आइटम को। इसीलिए अगर आप उनको ऑप्शन दे सकते हैं कि कोई ऑफ़र है वो आप बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो आप एक बिज़नेस क्रिएट कर सकते हैं। बहुत से जैसे लॉटरीज की टिकट्स होती हैं या कूपन्स होते हैं, ये कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जिनका हम यूज़ करके बाद में अपनी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस। अगर आप किसी के एसेट को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं तो आप ये भी बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आपको मेक श्योर करना होगा कि जिस एसेट को आप इंश्योरेंस दे रहे हैं उसकी वैल्यू टोटल क्लेम से ज़्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज आपका बिजनेस का नुकसान होगा। ये मेरे अमीर भाइयों के लिए ये बिज़नेस सबसे अच्छा है। कोई किसी का बिजनेस चल रहा है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करें और उसके रिटर्न में आपका इक्विटी होगा। ये बिज़नेस बहुत रिस्की भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिज़नेस यही है। बिज़नेस की लास्ट स्टेज यही होते हैं कि आप एक इन्वेस्टर बन जाते हैं। तो अगर आपके पास कैपिटल है अच्छा खासा तो आप इन्वेस्टर बन के अपना एक नया बिज़नेस क्रिएट कर सकते हैं। हमारी लाइफ परेशानियों से भरी पड़ी है। ज़िंदगी में ऑलमोस्ट हर किसी को कोई ना कोई परेशानी है, लेकिन जहाँ परेशानी वहीं बिजनेस। आप परेशानियों को सॉल्व करके अपना बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। इवन बिजनेस क्रिएट करने में भी बहुत सी परेशानियाँ होती हैं, जिन परेशानियों को सॉल्व करके आप अपना अलग बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। चलिए कुछ परेशानियों के बारे में मैं गिनाता हूँ। टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है किसी काम में, बहुत ज़्यादा हमको एफर्ट्स लग रहे हैं। कोई काम करने बैठे हैं तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। कोई काम करने जा रहे हैं तो काम बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है। काम में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। काम करने के लिए सही रिसोर्सेज और टूल्स अवेलेबल नहीं हैं। इन सभी परेशानियों को दूर करके आप एक बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अमीर लोग हैं वो साफ सफाई खुद से नहीं करते, वो मोस्टली बाहर के लोगों को दे देते हैं। और मान लीजिए वो सालाना 2000 रुपये खर्च करता है, साल में एक बार सफाई करवाता है, और उसी को आप मान लो 500 रुपये मंथली आप उसको कहते हो कि मैं आपके घर की सफाई करवा दूंगा, मुझे 500 रुपये मंथली दे देना। आप कोई नौकर रखते हो, उससे 500 रुपये मंथली देते हो, 100-150 नौकर को दे देते हो और बाकी अपना कमीशन ले लेते हो। तो सालाना एक तरह से वो 2000 खर्च करता था, लेकिन इसकी वजह से वो 6000 खर्च करेगा, और वो भी बिना किसी भी दिक्कत के, क्योंकि उसको वैल्यू मिल रही है, उसको हर महीने साफ सुथरा घर मिलेगा। लेकिन आपका उसमें बिजनेस क्रिएट हो सकता है। अपना एक बिजनेस क्रिएट करने के लिए आपको कस्टमर की परेशानी को समझना होगा, उनसे बातचीत करनी होगी, और इनमें से कौन सी परेशानी उसे आ रही है उसके अकॉर्डिंग अपना बिजनेस आपको क्रिएट करना है। परसीव्ड वैल्यूज मतलब कस्टमर जो आपने दाम मांगा है वो कस्टमर आपको देने को तैयार है कि नहीं है, और वैसा दाम लेने के लिए आपको इन पॉइंट्स का ध्यान देना होगा। सेटिस्फाई एनी ऑफ द कोर ह्यूमन ड्राइव। जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे कोर ह्यूमन ड्राइव के बारे में बात की थी,
उनमें से कोई एक ड्राइव सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी आपको उतनी वैल्यू मिलेगी। एंड रिजल्ट, कस्टमर को एंड रिजल्ट दिखाइए कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस से उनकी एक्चुअली में जो वो चाहते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि नहीं होगी। सॉल्व एनी प्रॉब्लम। अभी जो मैंने 6 प्रॉब्लम्स आपको गिनाई हैं उनमें से कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है या नहीं। सोशल स्टेटस, पहले ही बताया था कि सोशल स्टेटस के लिए ह्यूमन कुछ भी करता है। अगर सोशल स्टेटस आप उसका बढ़ा रहे हैं तो आपको वो परसीव्ड वैल्यूज मिल सकती हैं। जैसे एप्पल है और ज़ारा है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो उस तरह का प्रोडक्ट नहीं देती, लेकिन सोशल स्टेटस बढ़ाने की वजह से उनको वो वैल्यू मिल गई है। नेक्स्ट इज मॉड्यूलैरिटी। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही प्रॉब्लम कस्टमर की सॉल्व करें, आप मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व करके भी मिक्स टाइप आप कस्टमर को सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मूवी थिएटर वाले हैं, उनका जो फूड में होता है वो कमीशन होता है, इसी वजह से फूड इतना ज़्यादा महंगा मिलता है। जो ट्रैवल एजेंसीज हैं वो मोस्टली इंश्योरेंस भी बेचती हैं, उनका इंश्योरेंस कंपनीज के साथ टाई अप होता है। और ये जब मैं बोर्ड खरीदने गया था तो वो मुझे ये मार्कर ईजिली सेल कर सकता था, लेकिन शायद उसने मेरी वीडियो नहीं देखी, इसलिए मुझे उसने मार्कर नहीं सेल किया, मैंने अलग से मार्कर खरीदा। तो ऐसा कुछ आप अगर बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं जो कस्टमर की मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व करे एक ही जगह से, तो कस्टमर आपको प्रेफर करेगा, ना कि अलग अलग जगह पे जाएगा। बंडलिंग एंड अनबंडलिंग। अब बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमें ज़्यादा जगह पे नहीं जाना है, हमें इकट्ठे ही सारी आइटम्स मिल जाएं तो हम उसको प्रेफर करेंगे। जैसे कि कई लोग होते हैं कि कंप्यूटर को इकट्ठे ही बाय कर लेते हैं, दैट मीन्स सारे के सारे पार्ट्स असेंबल्ड होते हैं वही बाय करते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि उनको लगता है कि वो अलग अलग असेंबल करेंगे तो उनको सस्ता पड़ेगा, तो जो असेंबल अलग अलग करते हैं उसको अनबंडलिंग कहते हैं, और जो एक साथ आपको पीसी मिल जाता है उसको बंडलिंग कहते हैं। ऐसे ही मोबाइल फ़ोन वाले भी करते हैं, सिम के साथ टाई अप करके आपको बंडल में बेचते हैं, सिम भी बिक जाता है उनका और साथ ही साथ मोबाइल भी बिक जाता है। इंटरमीडिएटेशन एंड डिसइंटरमीडिएटेशन, ये क्या है? बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको हर चीज़ की नॉलेज नहीं होती है। मान लो आप एक प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो किसी भी, ये हमारे पास बिल्डर, आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो लेकिन आपको प्रॉपर्टी की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। आप अगर बिल्डर से खरीदने जाओगे तो हो सकता है ये आपको बेवकूफ़ बना दे, कोई बेकार सी प्रॉपर्टी आपको बेच दे। और यहीं पे एक बंदा है जो ब्रोकर होते हैं, उनको अच्छी खासी प्रॉपर्टी की नॉलेज होती है, तो कस्टमर क्या करता है, इन ब्रोकर के पास चला जाता है। ये ब्रोकर ये अच्छे बिल्डर को ढूंढ के देगा, इंटरमीडिएट का काम करेगा और कस्टमर के लिए इजी हो जाएगा। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि मुझे ये बीच का ब्रोकर नहीं चाहिए जो कमीशन खा रहा है, मुझे डायरेक्ट बिल्डर से बात करनी है। तो उस प्रोसेस को कहते हैं डिसइंटरमीडिएटेशन, मतलब ये मीडिएटर जो है इसको रिमूव करना। जैसे कि बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं, 99 एकर्स है और भी housing.com है, वो क्या करती हैं, वो डायरेक्ट बिल्डर और कस्टमर को कनेक्ट कर देती हैं और इंटरमीडिएट को हटा देती हैं। तो ये प्रोसेस में भी आप बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, या तो इंटरमीडिएट बन सकते हैं या इंटरमीडिएट को बीच में से हटा दे, तब भी आपका बिजनेस क्रिएट हो सकता है। मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपका आइडिया कस्टमर के किसी काम का नहीं है तो आपका आइडिया वेस्ट है, आप उसमें पैसे मत डुबाओ। और उसको आपका आइडिया वेस्ट है या नहीं है, कस्टमर के काम का है या नहीं है, उसको टेस्ट करने का तरीका है प्रोटोटाइप। मान लो मैं आपको कहता हूं कि मैं एक वेबसाइट बनाता हूं जहां आप अपनी रिक्वायरमेंट्स डालोगे और आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए इसकी सजेशन मिलेगी, और उन बुक्स को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, उनकी समरी को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं आपकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। तो ये एक मेरा आइडिया है, लेकिन मैं इस आइडिया पे काम क्यों करूं, मुझे पता भी नहीं है कि आपको ये आइडिया पसंद आता है कि नहीं आता है। तो मैं क्या करूंगा, एक डम्मी सी वेबसाइट्स बनाऊंगा जो एक प्रोटोटाइप होगी, उसमें कुछ मैं 1-2 बुक्स रिकमेंड कर दूंगा, आपको ऑप्शन दूंगा कि ये सेलेक्ट करो, और आपके सामने कुछ बुक्स मतलब फेकली रिकमेंड कर दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ जब ये प्रोडक्ट तैयार होगा तो मुझे ऐसी चीज़ मिलने वाली है। अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है, लोग कहते हैं कि आपका प्रोटोटाइप मुझे अच्छा लगा, तो आप इस पर काम कर सकते हो और इसको फुल्ली डेवलप कर सकते हो। लेकिन अगर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया तो इस आइडिया को कैंसिल कर देना अच्छी बात है।
मेक श्योर करें कि ये प्रोटोटाइप रियल कस्टमर को दिखाएं, ना कि अपने रिश्तेदारों को और फ्रेंड्स को, क्योंकि फ्रेंड्स आपको असली फीडबैक नहीं दे सकते। सिर्फ वही लोग आपको असली फीडबैक देंगे जो इसको परचेस करने के लिए पैसे देने को तैयार होंगे। उन्हीं कस्टमर से फीडबैक लीजिए और अगर आइडिया अच्छा है, प्रोटोटाइप अच्छा है, देन एग्जीक्यूट दिस प्लान। आप दुनिया के सबसे होशियार इंसान होंगे ना, तब भी किसी प्रोडक्ट को एक बार में परफेक्ट नहीं बना सकते। दुनिया में कोई चीज़ परफेक्ट है ही नहीं। इवन मोनालिसा की पेंटिंग इतनी अच्छी दिखती है कि सबकी जो उसको तरफ देखता है वो पेंटिंग उसको लगती है, वो पेंटिंग उसी को देख रही है। इस तरह से पेंटिंग वो बनाई गई है। उसको भी लेयर के पर लेयर चढ़ा चढ़ा के लियोनार्डो ने बनाई थी। तो आप कैसे सोच सकते हो कि आप एक ही बार में कोई प्रोडक्ट अच्छा बना सकते हो? तो आइटरेशन साइकिल यही कहता है, हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आइटरेशन साइकिल इस तरह से होता है कि प्रोडक्ट पहले डेवलपमेंट हुई, फिर उसके बाद क्लाइंट को एक डेमो दिया जाता है, फिर क्लाइंट कुछ फीडबैक देता है और फिर डेवलपमेंट होती है। तो ये एक साइकिल बन गया। पहले डेवलप करो कोई प्रोडक्ट, फिर उसको डेमो दो, आप कस्टमर के सामने लेके जाओ, कस्टमर से फिर फीडबैक लो, फिर फीडबैक के अकॉर्डिंग फिर डेवलपमेंट करो। और ये साइकिल तब तक चलता रहेगा जब तक आपका प्रोडक्ट अच्छा खासा नहीं बन जाता जो कस्टमर को अच्छा लगे, तब जाके आप एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आइटरेशन साइकिल अपने कंपनी या प्रोडक्ट में ज़रूर इंप्लीमेंट कीजिए। इस साइकिल के अकॉर्डिंग ही अपना प्रोडक्ट बनाइए। नेक्स्ट वी हैव आइटरेशन वेलोसिटी। आप किस स्पीड से अपने प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस करते हो। जो अभी आइटरेशन साइकिल मैंने बताया, तो वो आइटरेशन साइकिल कितनी वेलोसिटी पे आप फॉलो करते हो। बहुत से लोग होते हैं जो हफ्ते तक डेवलपमेंट करते हैं, उसके बाद आइटरेशन साइकिल के अकॉर्डिंग क्लाइंट का फीडबैक लेते हैं, फिर उसमें डेवलपमेंट करते हैं। बहुत से लोग महीने तक डेवलपमेंट करते हैं। जब आपका प्रोडक्ट नया नया है तो हो सकता है आपको ये वेलोसिटी बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी। डे में 2-3 बार आप फीडबैक लेके अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करेंगे। लेकिन जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट परफेक्शन की तरफ जाएगा, आप ये वेलोसिटी लंबी भी कर सकते हैं, महीने तक कर सकते हैं, 1.5 महीने भी कर सकते हैं। हमारा प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, कस्टमर को पसंद आएगा या नहीं आएगा, ये कोई भी नहीं बता सकता। इसीलिए आइटरेशन साइकिल और आइटरेशन वेलोसिटी आपके पास इकलौते ऑप्शंस हैं जिसके यूज़ करके आप कस्टमर के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट बना सकते हो, सक्सेसफुल प्रोडक्ट बना सकते हो। आइटरेशन साइकिल का बहुत ही ज़्यादा मेन पार्ट है फीडबैक के बिना आप डेवलप भी क्या करोगे? अपनी मर्जी से डेवलप करोगे तो कस्टमर को पसंद ही नहीं आएगा। फीडबैक लेते हुए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात यह है कि आपका जो फीडबैक होना चाहिए वो रियल कस्टमर के थ्रू होना चाहिए, ना कि आपके रिलेटिव के थ्रू। दूसरा है, हमें बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन पूछनी चाहिए कस्टमर की रिक्वायरमेंट को जानने के लिए। ये पूछते हुए ज़्यादा अपनी बकबक नहीं करनी है, कस्टमर की ज़्यादा सुननी है, अपनी ज़्यादा सुनानी नहीं है। असली कम्युनिकेशन वही होती है जिसमें हम ज़्यादा सुनते हैं, ना कि जिसमें हम ज़्यादा बोलते हैं। तो कस्टमर की सुनिए फीडबैक लेते हुए। कंट्रोल इमोशंस। आपका जो पेइंग कस्टमर है, अगर आप उसको वो नहीं दे पा रहे हैं जो वो चाहता है, तो हो सकता है कभी कस्टमर गुस्सा भी हो जाए। तो आपको अपने इमोशंस नहीं खोने हैं, आपको रिप्लाई में गुस्सा नहीं दिखाना है, आपको ठंडे रहना है और उनकी रिक्वायरमेंट को जानना है। लेट देम प्री बाय। अपने कस्टमर को प्री बाय करने का मौका दें, उनको पहले से ही दिखा दें प्रोडक्ट, और उनका ऑर्डर पहले से एडवांस में ही ले लें, और उनको कुछ प्रॉमिस करें कि ये फीचर आपको फ्यूचर में मिलने वाले हैं। नॉट ऑल फीडबैक आर इम्पॉर्टेंट। आपकी कंपनी अभी नई है और सभी कस्टमर के सभी फीडबैक को आप अफोर्ड नहीं कर सकते। सभी इंप्लीमेंट करने लग जाओगे तब तो आपका ही नुकसान होने लग जाएगा और आप सभी इंप्लीमेंट कर भी नहीं पाओ। और इसीलिए आपको ये जानना होगा कि कौन सा फीडबैक इंपॉर्टेंट है जो हमें अपने प्रोडक्ट या सर्विस में इंप्लीमेंट करने चाहिए, और कौन सा हम इग्नोर कर सकते हैं या डिले कर सकते हैं। ये डिसीजन आपका होगा। इन सभी पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा आइटरेशन साइकिल में फीडबैक लेते हुए। अगला हमारे पास टॉपिक है इकोनॉमिक वैल्यूज़। कस्टमर को जो आपने चेंजेस प्रोवाइड किए हैं, क्या वो उनके लिए इकोनॉमिकल वैल्यूएबल हैं? कस्टमर आपको अपना पैसा दे रहा है, उसके बदले में आप अगर उनको इकोनॉमिकल वैल्यूज़ नहीं प्रोवाइड कर रहे तो आपका बिजनेस फेल है। किस तरीकों से हमें इकोनॉमिकल वैल्यू निकलेगी, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा प्रोडक्ट या सर्विस किसी कस्टमर के लिए इकोनॉमिकल वैल्यूएबल है या नहीं?
सबसे पहला आता है एफिकेसी, मतलब कि प्रोडक्ट आपका कितना बेटर बना पहले के कंपैरिजन। दूसरा हमारा आता है स्पीड, मतलब क्या टाइम से आप प्रोडक्ट डिलीवर कर पाए या नहीं। रिलायबिलिटी, आपका प्रोडक्ट भरोसेमंद है या नहीं, उनमें आए दिन डिफेक्ट निकलता रहता है। इजी टू यूज़, ऐसा तो नहीं है आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, उसको इस्तेमाल करना ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। फ्लेक्सिबिलिटी, अब ऐसा नहीं रखना है कि जिम की आपने सर्विस स्टार्ट की और आपने कस्टमर को कह दिया कि 7 से 8 ही आना है, उसके बाद आपके लिए जिम बंद है। अगर कस्टमर को फ्लेक्सिबिलिटी आपकी सर्विस या बिजनेस में नहीं मिलेगी तो वो आपके साथ बिजनेस नहीं करने वाला। स्टेटस, क्या आपका प्रोडक्ट स्टेटस बिल्ड करने में हेल्प कर रहा है। एस्थेटिक या अट्रैक्टिव, आपका प्रोडक्ट अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, मतलब कस्टमर को देखने में अच्छा लगना चाहिए। इमोशन, आपका प्रोडक्ट या बिजनेस किसी तरह से इमोशंस को टच कर रहा है, कस्टमर को हंसा रहा है या कस्टमर को खुश कर रहा है, किसी भी तरह के इमोशंस रिलीज हो रहे हैं जिससे कस्टमर हैप्पी है, तो आपका प्रोडक्ट उसके लिए इकोनॉमिकल वैल्यूएबल है। कॉस्ट इफेक्टिव, क्या उसके पैसे किसी तरह से बच रहे हैं या नहीं बच रहे हैं। इन सभी पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपके जो चेंजेस हैं वो इकोनॉमिकल वैल्यूएबल हो सकते हैं कस्टमर के लिए। तो इन पॉइंट्स को ज़रूर देखना, अपने कोई भी चेंजेस अगर आप करते हैं अपने प्रोडक्ट में तो इन्हीं के अकॉर्डिंग कीजिए और कस्टमर के लिए वो इकोनॉमिकल वैल्यूएबल बनाइए। नेक्स्ट इज रिलेटिव इंपॉर्टेंस टेस्टिंग। रिलेटिव इंपॉर्टेंस टेस्टिंग कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन है जो आप कस्टमर से पूछेंगे जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट कस्टमर के यूज़ करने के लायक होगा। परफेक्ट नहीं होगा, परफेक्ट कोई भी चीज़ नहीं होती है, मतलब यूज़ करने के लायक प्रोडक्ट हो जाना चाहिए और कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए, इतना इनफ होता है। कोई भी प्रोडक्ट को परफेक्ट बनाने की कोशिश मत कीजिए। अब ये बोर्ड है, अब मैं कहूँ कि इसके अंदर जब मैं एक मार्क लिखता हूँ तो इसके थोड़े बहुत निशान अगर मैं क्लोजली देखता हूँ तो वो रह जाते हैं, तो ये भी एक इशू है। लेकिन तो ऐसा नहीं है कि ये बोर्ड यूज़फुल नहीं है, ये बोर्ड यूज़फुल है। ऐसे ही कस्टमर से अगर पूछोगे तो वो आपके इश्यूज तो जरूर निकाल देगा, लेकिन हाँ वो कस्टमर बाहर जाके आपके प्रोडक्ट को परचेज भी करेगा। जब हमें कोई आइडिया आता है और हम कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो हमें दुनिया भर के अजम्पशन आने लगते हैं और उन अजम्पशन की वजह से हम प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। वो अजम्पशन, वो आइडियाज़ कस्टमर के किसी काम की नहीं होते। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो तो अपने अजम्पशन को थोड़े से कंट्रोल कीजिए और कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाइए। और कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा कैसे, इसके लिए आप कुछ टेस्टिंग कर सकते हैं। चलिए उन टेस्टिंग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली टेस्टिंग है शैडो टेस्टिंग। इस टेस्टिंग में आप कोई भी प्रोडक्ट नहीं डिलीवर करते, सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिस डिलीवर करते हैं। आप बताते हैं कि हम फ्यूचर में ये प्लान इंप्लीमेंट करने वाले हैं और कस्टमर को वो प्रॉमिस सेल करने लग जाते हैं। ऐसी बहुत सी कंपनीज यूज़ करती हैं, मोस्टली जिनको फंड रेज करना होता है, उनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं होता, वो एंजल इन्वेस्टर के पास जाते हैं, अपना आइडिया शेयर करते हैं और फंड रेज करते हैं और धीरे धीरे कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाते हैं और अपना बिजनेस सक्सेसफुल कर लेते हैं। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को मौका देगा या नहीं देगा, वो यूज़फुल है या नहीं, उनको सबसे पहले प्रॉमिस सेल कीजिए, ना कि कोई प्रोडक्ट, और उनसे फीडबैक लीजिए कि हाँ अगर मैं ऐसा प्रोडक्ट बनाता हूँ तो कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे। जितने ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे आपका प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा वैल्यूएबल होगा और उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। MVP, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट, ये सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझने का और किसी प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाने का। प्रॉमिस तो हो सकता है आपका कस्टमर बिलीव भी ना करे, लेकिन अगर मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट दिखा देते हैं, कुछ फीचर आप दिखा देते हैं, तो कस्टमर आप पे ट्रस्ट करेगा और उसके बाद कस्टमर का फीडबैक ले लेके आप अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कीजिए और फाइनली एक अच्छा प्रोडक्ट आप कस्टमर को डिलीवर कर पाएंगे। इसके बारे में बहुत अच्छे डिटेल्स में बताया गया है लीन स्टार्टअप में, आप वो बुक पढ़ सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो आपने प्रोडक्ट बना दिया तो वो कोई कॉपी नहीं कर सकता, डेफिनेटली लोग उसको कॉपी करना स्टार्ट कर देंगे और अगर आप नए नए फीचर अपने प्रोडक्ट में ऐड नहीं करते, अपनी सर्विस में ऐड नहीं करते, तो वो आपको तगड़ा कंपटीशन दे देंगे। इस टर्म के अकॉर्डिंग, इस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको छोटे छोटे इंक्रीमेंटल चेंजेस करते रहना है ताकि आपका प्रोडक्ट हमेशा कस्टमर के लिए वैल्यूएबल बना रहे और कस्टमर आपके बिजनेस से कहीं और मूव ना करे। इस टॉपिक को आप ज़रूर याद रखना कि और अपने प्रोडक्ट में ज़रूर छोटे मोटे चेंजेस करते रहना।
नेक्स्ट वी हैव फील्ड टेस्टिंग। इस टेस्टिंग में आप डायरेक्ट कस्टमर के पास जाते हो और उनको बताते हो कि हाँ हमारा प्रोडक्ट आपके लिए कैपेबल है, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। फील्ड टेस्टिंग बहुत ही ज़्यादा यूजफुल टेस्टिंग है जो मोस्टली कंपनीज करती हैं। एक बार क्या हुआ, 1923 में WH मर्फी नाम के एक इंजीनियर ने बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया। अब उसको कस्टमर को दिखाना था तो उसने एडवर्टीजमेंट ना करने के बदले वो सीधा गया पब्लिक के बीच में, उसने अपने आप को गोली मार दी। फिलहाल ये पब्लिसिटी स्टंट ही था, लेकिन वो दिखाना चाहता था कि उसका बुलेट प्रूफ जैकेट वाकई काम करता है। बहुत सी ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जो फील्ड टेस्टिंग करती हैं। वो आपको प्रोडक्ट देने से पहले वो क्या करती हैं, अपने एम्प्लॉयज से वो प्रोडक्ट यूज़ करवाती हैं। उनको पता चल जाता है, बग्स निकल जाते हैं और जो भी नई रिक्वायरमेंट है वो उनके एम्प्लॉयज ही बता देते हैं। ऐसे ही रिलायंस जियो ने भी किया था। साल भर तक रिलायंस जियो के कस्टमर उनके खुद के एम्प्लॉयज थे। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपका वैल्यू क्रिएशन का जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। वैल्यू क्रिएशन में मैंने आपको बहुत से टॉपिक बता दिए, कुछ टॉपिक्स आपको ऑलरेडी पता होंगे, लेकिन ये वैल्यू क्रिएशन सबसे पहला स्टेप है आपका किसी भी कंपनी को बिल्ड करने का। वैल्यू क्रिएशन में मैंने जितने भी टॉपिक बताए हैं उनका यूज़ जरूर कीजिए अपने प्रोडक्ट को क्रिएट करने में, और एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट क्रिएट कीजिए अपने बिजनेस में। अगला वैल्यू क्रिएशन के बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है सेल्स, जिसके बारे में हम अगले वीडियोस में बात करेंगे। इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर अपनी सेल को बढ़ाना चाहते हैं। मिलते हैं MBA के अगले कोर्स में, अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।